इस वीडियो में दोस्तों हम कला शिक्षा का पहला यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कला क्या है। ये यूनिट दोस्तों आपके 5 नंबर का है। तो देखिए इसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कला शब्द का अर्थ बताना है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो बताना है। तो देखिए कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल या सुख देने वाला। इसके बाद में देखिए संस्कृत साहित्य में ही कला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। अंग्रेजी में कला को आर्ट का नाम से जाना जाता है और लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसमें आर्ट्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ शिल्प अथवा निपुणता विशेष से है, स्वर्णकारी आदि। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त ने इस बारे में कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति को ही कला कहते हैं। और इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर का भी कथन है कि कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति की भी अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद में अगला कथन है टोल्स्टॉय का। इन्होंने कहा है कि अपने में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। तो ये कथन भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है उनमें आपको पूछ सकता है कि ये कथन, उपरोक्त कथन किसने दिया है। तो इस बारे में आपको इन तीनों कथनों का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम सब चित्रकार या मूर्तिकार बने, बल्कि कला तो हमारे जीवन निर्माण के लिए है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य सौंदर्य का और जीवन का बोध समझ सके, वह अपने लिए उत्तम से उत्तम चीज़ों का चयन कर सके और जीवन को समझ सके। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे सामने संस्कृति का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो देखिए किसी देश की परंपरा, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, त्योहार एवं निवासियों का रहन सहन एवं खान पान आदि समन्वित रूप से संस्कृति कहलाता है। और इसके बाद में देखिए आगे है संस्कृति शब्द सम प्लस क्रय प्लस ती से बना है जिसका अर्थ है समयक रूप से अलंकृत बनावट, अर्थात अच्छी तरह से निर्मित किया हुआ या फिर अच्छे से संस्कारित किया हुआ अथवा अच्छा आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहते हैं। यह विचार, ज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अतः संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है संवेदना क्या है। तो मनुष्य के मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु को देख करके जो अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदनाएं अमूर्त होती है और हर क्षण बदलती रहती है। संवेदनाओं का जुड़ाव ज्ञानेंद्रियों से होता है। ज्ञानेंद्रियों के 5 भाग होते हैं। पहला है नेत्रेंद्रिय यानी कि देखने से रिलेटेड है, और कर्णेंद्रिय है दूसरी, सुनने से रिलेटेड है, और घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने से रिलेटेड है, और इसके बाद में त्वचा जो कि स्पर्श से रिलेटेड है, और जिह्वा जो कि चखने से रिलेटेड है। ये 5 आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए इस प्रकार भाव उत्पन्न इनसे ही होता है जब व्यक्ति अच्छे दृश्य देखता है, जैसे हरियाली, मेला आदि, तो उनके मन में भी सुखमय विचार उत्पन्न होते हैं। जब वह इसके विपरीत कोई करुणामय दृश्य को देखता है तो उसके मन में भी अलग अलग विचार आते रहते हैं और वह भी दुखमय हो जाता है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है संवेदना में। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कल्पना क्या है। तो कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। यह केवल हमारे विचारों की ही उपज होता है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार के विचार करने को ही कल्पना कहते हैं। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। समय मिलते ही वह कल्पना के संसार में गोते लगाते रहते हैं। वह प्रत्यक्ष में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रभावित होते हैं, कल्पनाओं में उनसे संबंध स्थापित कर उनके जैसा देखने लगते हैं। चित्रकार चित्र व प्रकृति का वर्णन करता है। ये सब बातें दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि कलाकार की सृजनात्मक शक्ति किसे माना जाता है। तो कल्पना को कलाकार की सृजनात्मक शक्ति माना जाता है क्योंकि कल्पना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार अथवा मूर्तिमान रूप में होता है, और उसी के आधार पर कलाकार अपनी नवीन सृष्टि को रूप अथवा आकार प्रदान करता है। इसलिए कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है कला के दृष्टिकोण से कल्पना का क्या अर्थ है। तो देखिए कल्पना शक्ति कला में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह शक्ति है जो संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है, और कल्पना के लिए संवेदना आवश्यक होती है। पदार्थ ज्ञान के लिए दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता है।
संवेदनशील व्यक्ति ही दृष्टा कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि कलाकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। इस प्रकार वह शक्ति जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है वह कल्पना कहलाती है। इसका विशेष अधिक प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, कल्पना व यथार्थ में क्या अंतर है। इसके बाद में देखिए, कल्पना की पहले बात करते हैं। कल्पना वह शक्ति है जो अनुभूति व ज्ञान के पश्चात हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। इसके लिए संवेदना आवश्यक है तथा इसको यथार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। कल्पना संवेदना व बुद्धि के मध्य स्थित होती है। ये सब बातें आपको कल्पना में ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यथार्थ की। यथार्थ में देखिए, यथार्थ वह वास्तविकता जो प्रकट करने वाली शक्ति है। यथार्थ के लिए संवेदना आवश्यक नहीं होती है तथा यथार्थ को कल्पना में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। यह सीधे बुद्धि में स्थित होती है। ये सब बातें आपको यथार्थ में ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, कि शिल्प में कला शब्द किन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए, शिल्प में कला शब्द उन कलाओं हेतु प्रयुक्त होता है जिनके माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती है जो रसिक को रस का आस्वादन करा सके, जैसे चित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, काव्य और नाट्य कला आदि। ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है, प्लेटो के अनुसार बच्चों में सौंदर्य भाव विकसित करने के लिए उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो प्लेटो का दोस्तों मत था कि बच्चों की सौंदर्य भावना विकसित करने के लिए उन्हें नैसर्गिक ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कला उपयुक्त माध्यम है जो बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, रचनात्मक क्षमता, खोजवर्ती इत्यादि के लिए प्रेरित करता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि सृजन क्या है। तो देखिए, सृजन से तात्पर्य है मौलिक रचना से। जब कोई बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक अनुभव को बिना दबाए जो कुछ स्वाभाविक क्रिया करता है उसे बालक का सृजन कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों सृजनात्मक कला क्या होती है। तो वह कला जिसके अंतर्गत नई रचना का निर्माण होता है सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती है। सृजन की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल पहचान है और आत्म अभिव्यक्ति इसकी अहम जरूरत है। इसकी प्रवृत्ति और आवश्यकता ने कला को जन्म दिया है। सृजनात्मक कला के दौरान जो सौंदर्य का तत्व उपजता है वह मनुष्य का मौलिक और आंतरिक व्यक्तित्व है। इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य को प्रकट करता है और अपने जीवन व वातावरण को सुंदर बनाता है। इस प्रकार से सृजनात्मक कला मनुष्य के जीवन को, व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है और मनुष्य की प्रगति का सूचक भी है। सृजनात्मक कला एक ऐसे मनुष्य को गढ़ने का माध्यम है जो बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है कि कला बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति तथा उनके सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक क्षमता, खोजवृत्ति इत्यादि को प्रेरित व पोषित भी करती है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, और इसी के साथ में दूसरा है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, तीसरा है कल्पना की प्रक्रिया और चौथा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। ये 4 चरण भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है सौंदर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक शब्द एस्थेटिक्स है। इसका कोशगत अर्थ होता है कि वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। इसी के साथ में सौंदर्य बोध का अर्थ भी आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु, कृति या प्राणी का वह गुण जो वर्ण, आकार, रेखा जैसे रूप तत्वों में, लय, अनुपात जैसे गुणों के प्रभाव से या व्यवहार व मनोवृद्धि के बल पर इंद्रिय या मानसिक प्रसन्नता, ज्ञानवर्धन या संतृप्ति का अनुभव करवाए, सौंदर्य बोध कहलाता है। सौंदर्य बोध के प्रमुख स्रोतों का भी आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य बोध का प्रमुख स्रोत प्रकृति है, जिसमें नदी, पर्वत, आकाश, तारे, उषा, पशु पक्षी और शिशु, युवक युवतियां आदि सभी सम्मिलित हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में ललित कला एवं उपयोगी कला किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो देखिए, वर्तमान में दोनों ही प्रकार की कलाओं में समान कला मूल्यों का बहुआदिक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि ललित कलाओं व उपयोगी कलाओं में अंतर अवश्य है, परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि इनमें उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। पहला बिंदु दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्रोचे ने अनुभूति को कला का जनक माना है। आपको ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हों कि किसको जनक मानना है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकता है क्रोचे ने। उसके बाद में दूसरा है, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है और ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख है। और अरस्तु के अनुसार कला के 3 भेद बताए हैं।
और इसी के साथ में देखिए कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है, उपरोक्त कथन प्लेटो का है। इसके साथ में दोस्तों छठा पॉइंट है, भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुसार सुंदर वही हो सकता है जो सत्य और शिव सुंदर किस्में है, यह जानने के लिए सत्य और शिव को भी पहचानना पड़ेगा। और सातवां पॉइंट है, सभी कलाओं का मूल स्रोत सृजन का आयोग है। और आठवां पॉइंट है, सृजन के प्रमुख शत्रु दंड, पुरस्कार, परीक्षा और प्रदर्शन है। ये सब पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इतना सब दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है, जिससे आप पहले यूनिट के 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने आसानी से आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज रहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके बाकी यूनिट्स को देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से दोस्तों आप इसके सारे यूनिट्स को लगातार देख पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाकर के बाकी यूनिट्स देखते रहें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।